प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करते हैं। यूनान के दार्शनिक सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपने सिद्धांतों में आदर्श राज्य, न्याय सिद्धांत, साम्यवादी व्यवस्था आदि का जिक्र किया है। आज हम बात करने वाले हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की। प्लेटो के काल में यूनान में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर उसे अपनी पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। प्लेटो का आदर्श राज्य आने वाले सभी समय और स्थानों के लिए एक आदर्श प्रस्तुतिकरण है। उसने आदर्श राज्य की कल्पना करते समय उसकी व्यावहारिकता की उपेक्षा की है। यदि भी प्लेटो के विचारों में व्यावहारिकता की कमी है, लेकिन हमें उसकी पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए, जिसने उसके मस्तिष्क में आदर्श राज्य की कल्पना जागृत की। अपने देश में व्याप्त तात्कालीन दोषों को देखकर ही उनको दूर करने के लिए उसने आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की और वह राजनीति से दर्शन की ओर उन्मुख हुआ। उसने राज्य के लिए यह आवश्यक समझा कि शासन का अधिकार केवल ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए, जिन्हें अच्छे या शुभ का विस्तृत ज्ञान हो। राज्य और व्यक्ति का संबंध। प्लेटो का मानना है कि राज्य मनुष्य की आत्मा का बाह्य स्वरूप है, अर्थात आत्मा अपने पूर्ण रूप से जब बाहर प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेता है। राज्य व्यक्ति की विशेषताओं का विराट रूप है। व्यक्ति की संस्थाएं उसके विचार का संस्थागत रूप है। उदाहरण के राज्य के कानून व्यक्ति के विचारों से ही उत्पन्न होते हैं। न्याय उनके विचार से ही उद्भूत है। ये विचार ही विधि संहिताओं और न्यायालय के रूप में मूर्तिमान होते हैं। प्लेटो ने यह बताया है कि मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व होते हैं: विवेक, उत्साह और क्षुधा या तृष्णा। क्षुधा तत्व के कारण व्यक्ति में राग, द्वेष, वासना आदि उत्पन्न होते हैं। विवेक अथवा बुद्धि के तत्व के कारण मनुष्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और उसके द्वारा अपने वातावरण को समझता है। इन दोनों तत्वों के बीच साहस अथवा उत्साह का तत्व है। महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावनाएं इसी से उत्पन्न होती है। प्लेटो ने इसे बुद्धि या विवेक का सहगामी कहा है। प्लेटो का कहना है कि मानवीय आत्मा में पाए जाने वाले ये तीनों गुण अथवा तत्व राज्य में भी पाए जाते हैं। इन्हीं के आधार पर राज्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आत्मा से प्रेरणा लेते हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी कार्य का उद्भव उन्हें निर्मित करने वाले मनुष्यों की आत्माओं से होता है। आदर्श राज्य का निर्माण। प्लेटो के अनुसार राज्य को उत्पन्न करने में 3 तत्व सहायक होते हैं। पहला है आर्थिक तत्व। इसका संबंध उत्पादक वर्ग से है। आर्थिक तत्वों के अंतर्गत प्लेटो वासना अथवा क्षुधा तत्वों को राज्य का प्रारंभिक आधार मानकर अपनी विवेचना शुरू करता है। आर्थिक तत्वों से अभिप्राय यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को अकेले पूर्ण नहीं कर सकता। इसकी पूर्ति के लिए व्यक्ति को अन्य लोगों पर निर्भर होना पड़ता है। परस्पर निर्भरता से समाज में श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण उत्पन्न होता है। इससे आर्थिक संघों का निर्माण होता है तथा एक व्यक्ति का कार्य सिद्धांत व्यापक हो जाता है। सेवाओं के आदान प्रदान से सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाती है। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए आवश्यकताओं की सर्वोत्तम दृष्टि और सेवाओं का समुचित आदान प्रदान आवश्यक है। सैनिक तत्व। इसका संबंध सैनिक वर्ग से है। यह राज्य निर्माण हेतु दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। आवश्यकता में वृद्धि के साथ ही राज्य को अधिक भूभाग की आवश्यकता होती है, अतः युद्ध अनिवार्य होता है। तो सेना हमेशा युद्ध करने और राजा की सहायता करने के लिए और राज्य की रक्षा के लिए प्रेरित रहती है, उत्साहित रहती है। इससे सैनिक वर्ग का आविर्भाव होता है, जिसे युद्ध में सर्वाधिक आनंद आता है। दार्शनिक तत्व। यह शासक वर्ग से संबंधित है। राज्य निर्माण का तीसरा तत्व दार्शनिक है, जिसका संबंध आत्मा के विवेक और बुद्धि से है। प्लेटो मानता है कि राज्य के रक्षकों में विवेक का गुण विद्यमान होना अनिवार्य है। उसके अनुसार सैनिक योद्धा में सामान्यतया विवेक का यह गुण मिलता है।
किंतु विशेष रूप से यह पूर्ण संरक्षक या शासक में ही पाया जाता है। यह संरक्षक दो प्रकार के होते हैं, सैनिक संरक्षक तथा शासक दार्शनिक संरक्षक। प्लेटो का कहना है कि आदर्श राज्य तभी आदर्श रूप ग्रहण कर सकता है जब राज्य का शासन ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासकों द्वारा शासित हो। यानी राज्य का राजा दार्शनिक होगा, ज्ञानी होगा, उसमें सैनिक गुण तो होंगे किंतु विवेक के तत्व भी होंगे। वो दार्शनिक होगा, निस्वार्थ होगा और सारे मोह माया से ऊपर होगा, तो ही राज्य का उत्तम ध्यान रख सकेगा। इसी तत्व को ध्यान में रखकर वह राज्य के उच्च शिखर पर दार्शनिक को नियुक्त करता है। ये था प्लेटो का आदर्श राज्य। अब आदर्श राज्य की कुछ बिंदुओं में आलोचना की जा सकती है। प्लेटो ने इसमें कल्पना का सहारा लिया है और व्यावहारिकता को भूल गया है। वास्तव में ऐसा आदर्श राज्य होना या बनना संभव नहीं लगता। आलोचनाओं में पहला बिंदु, आदर्श राज्य एक स्वप्निल संसार है। आदर्श राज्य की अव्यावहारिकता को देखते हुए इसे कल्पनालोक का संसार कहकर पुकारा गया है। इसे बादलों में स्थित नगर की संज्ञा दी गई है। स्वतंत्रता का निषेध। प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्तियों को आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान नहीं करता। यह इतना नियंत्रणकारी है कि इसमें व्यक्तियों की सभी प्रवृत्तियों का विकास संभव नहीं है। प्लेटो का आदर्श राज्य एक सर्वाधिकारवादी राज्य है और वह अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित में नहीं हो सकता। तीसरा है उत्पादक वर्ग की उपेक्षा। प्लेटो ने सैनिक और शासक वर्ग की तो बात कही है, किंतु उत्पादक वर्ग की हमेशा उपेक्षा की है। न तो इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था है, न सामाजिक ढांचे में उनके लिए कोई महत्वपूर्ण भूमिका है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता अगला बिंदु है। प्लेटो का आदर्श राज्य दार्शनिकों की सत्ता को निरंकुश बना देगा, जिसे किसी प्रकार उचित नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को शिक्षा द्वारा कितना भी विवेकशील और ज्ञानी क्यों न बना दिया जाए, अनियंत्रित शक्तियां आ जाने पे मानव स्वभाव के अनुसार उसमें दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिसकी कोई व्यवस्था प्लेटो ने नहीं करी। कानून की उपेक्षा। आदर्श राज्य में किसी प्रकार का कोई कानून न बनाकर भी प्लेटो ने बड़ी भूल करी है। आगे चल के अपनी पुस्तक द लॉज में कानून की अनिवार्यता को उसने स्वयं स्वीकार किया है। कानून की उपेक्षा के कारण ही प्लेटो के आदर्श राज्य की अत्यंत कठोर आलोचना उसके काल से लेकर अब तक होती आई है। व्यक्ति और राज्य की समानता का अत्यधिक महत्व। प्लेटो ने व्यक्ति और राज्य में बड़ी मात्रा में समानता बताई है। उसने बताया कि राज्य मानव मस्तिष्क से ही उत्पन्न होते हैं, व्यक्ति और राज्य में कोई भिन्नता नहीं होती। प्लेटो ने मानव प्रकृति के तीन तत्वों विवेक, उत्साह तथा क्षुधा के आधार पर राजनीतिक समुदाय का निर्माण करने की कोशिश करी और कठोरता के साथ उसे तीन भागों में बांट दिया। प्रत्येक व्यक्ति में मिश्रित गुण होते हैं। साहस के साथ विवेक भी हो सकता है, तृष्णा के साथ साहस भी हो सकता है। इसकी प्लेटो ने उपेक्षा करी है। तो ये प्लेटो का आदर्श राज्य था।